हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। मैं आपको अब तक 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चंस करा चुका हूँ और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो बने रहें इस वीडियो में। वीडियो इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, कह रहे हैं इफ ए इज अ सिमिलर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है किस चीज़ के, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है ना, इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और इक्वल होगा किस चीज़ के, मॉड ऑफ ए इंटू आई के। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। और जैसे ही मॉड ऑफ ए की वैल्यू हम जीरो यहाँ पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में, तो हम यहाँ पे इसको जीरो नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो है हमारी ओ मीन्स होता है नल मैट्रिक्स। दैट इज ऑप्शन बी, a null matrix is the right answer। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। कह रहे हैं इफ x की पावर y इक्वल है y की पावर x देन x अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू। ऐसा हमें गिवन है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। गिवन है हमें क्या, x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y लॉग x इक्वल होगा किस चीज़ के, x लॉग y के। अब x के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y को ऐसे ही रखा, log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x को ऐसे ही रखा, y का कर देंगे हो जाएगा y1 इक्वल होगा log y को ऐसे ही रखा, x का कर दिया हो गया 1, ठीक है, प्लस x को ऐसे ही रखा, log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा y1। अब क्या करेंगे, y1 वाले एक साइड में और बाकी एक साइड में। डेट इज ये हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल होगा किस चीज़ के, x अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स और बाहर आ जाएगा y1। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स इक्वल होगा किस चीज़ के, x माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन y और y1। ठीक है, हमसे पूछा है x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई y1 की वैल्यू पूछी है। इसे उधर ले गया उठा के और इसको उठा के इधर ले आया तो मुझे मिलेगा क्या, y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि x लॉग वाई माइनस वाई अपॉन वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है, देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। कह रहे हैं एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। कह रहे हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है ही नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, गिवन क्या है e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो टू इन्फिनिटी। हम सपोज करेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा t की पावर 1/2। क्लियर, लिमिट्स वही रहेंगी 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, डी एक्स की जगह हो जाएगा हमारा क्या, डी टी अपॉन 2x। अब x भी रिप्लेस कर देंगे, पाएंगे क्या, 1/2 बाहर, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, e की पावर माइनस टी रहेगा ही रहेगा, डी टी अपॉन एक्स की जगह रख देंगे t की पावर 1/2।
या इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी और टी की पावर हो गई माइनस का 1/2 dt। मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी फॉर्म बनाएंगे 1/2 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर 1/2 माइनस, या इसको लिख सकता हूँ मैं क्या 1/2 माइनस 1 और डी टी। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक फार्मूला होता है गामा एन अपॉन जेड की पावर एन का इक्वल होता है किस चीज़ के, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का जेड एक्स एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इसी फॉर्म में बनाया n-1, यहाँ पर हो गई z की वैल्यू 1, z की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू है 1/2। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू हो जाएगा किस चीज़ के 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, हो जाएगा गामा 1/2 अपॉन 1 की पावर 1/2 लिखो या मत लिखो ऐसे ही रहने दीजिए, और गामा 1/2 होता है अंडर रूट पाई के इक्वल, दैट इज अंडर रूट पाई अपॉन 2। That is option number A is the right answer, under root pi upon 2। ठीक है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। कह रहे हैं द रियल पार्ट ऑफ e की पावर साइन x प्लस आई वाई इज। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हमें गिवन है, ठीक है ना, हमें गिवन है e की पावर साइन x प्लस आई वाई। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, पाएंगे क्या साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस आई, ठीक है ना, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक पाई। अब ये रियल है, ये इमेजिनरी, इसको अलग अलग कर देंगे, मतलब ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा ई की पावर आई टाइम्स कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई ऐसा ही रहेगा, इसको ओपन कर देंगे तो पाएंगे क्या, हम पाएंगे कॉस ऑफ कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इन्होंने हमसे पूछा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट जो है क्या होगा, होगा ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई कॉस ऑफ कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 96 अपने आप में यूनिक है और अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप फोकस कीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा कि z कोई एक ग्रुप है इंटीजर्स का, वेयर a ऑपरेशन b डिफाइन है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड a एंड b आर इंटीजर्स इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप, लेट a डैश v इनवर्स ऑफ a देन a डैश इज इक्वल टू। अगर a डैश a का इनवर्स है तो हमसे a डैश की वैल्यू पूछी है, इन शॉर्ट हमसे a इनवर्स पूछा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। इन्होंने हमसे कहा कि आप जो है ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना, ए इनवर्स, ठीक है ना, हमें फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। उन 4 में से प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और प्रॉपर्टी 4 होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। इन्हीं 3 का इस्तेमाल करना है। P3 के अकॉर्डिंग क्या होती है कि फॉर एवरी ए बिलोंग करता है जी को, इम्प्लाइज डेट ए ऑपरेशन ई इक्वल होगा किस चीज़ के, ए के, और ई क्या है आइडेंटिटी। और इसके अकॉर्डिंग P4 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग करता है जी को, ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी को, इम्प्लाइज डेट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल होगा आइडेंटिटी के, ठीक है। ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज़। अब अगर इन प्रॉपर्टीज़ को आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 96 बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको लेते हैं कि ए ऑपरेशन ई किसके इक्वल होगा, हमें ओपन करना है इसके अकॉर्डिंग, मतलब ए
प्लस ई प्लस वन, लेकिन हमारे हिसाब से होता है ए प्लस ई प्लस वन, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल आउट, ई की वैल्यू हो गई -1। आइडेंटिटी हमको मिल चुकी है। ठीक, सिमिलरली अब इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो क्या पाएंगे, हम पाएंगे क्या, ए प्लस ए इनवर्स प्लस वन, ठीक है। इक्वल होगा किस चीज के, इक्वल है ई के। तो ए इनवर्स इक्वल हो गया क्या, ई की वैल्यू -1, इधर ले जाएंगे ये भी -1, ये हो जाएगा माइनस का ए, दैट इज ए इनवर्स जो कि ए डैश से रिप्रेजेंटेड है, माइनस का 2 माइनस का ए, या फिर मैं कहूँ -a -2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, -a -2, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की, कहते हैं द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻7 अपॉन 1 + x⁻16 dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हम पाते हैं x⁻7 dx अपॉन 1 + x⁸ का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ मैं सेक्शन को, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, लेट x⁸ इज इक्वल टू टी, मिला क्या, 8 इंटू x⁻7 dx की वैल्यू हो गई dt, या मैं कहूँ x⁻7 dx की वैल्यू हो गई dt/8। बात करते हैं लिमिट्स की, लिमिट्स सेम रहेंगी, 0 to 1, 1/8 बाहर आ जाएगा, और x⁻7 dx की वजह dt, ठीक है, x⁻7 dx की जगह पर dt/1 + t², और ये होता है tan इनवर्स x का, दैट इज tan इनवर्स t 0 to 1। आप इसमें लिमिट्स पुट कीजिए, हम पाएंगे 1/8 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। 0 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 π/4 की होती है, दैट इज π/4 इंटू 8, या फिर कह सकता हूँ π/32 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा है, ऑप्शन सी π/32, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 98। कैन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स 135 विद द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। एक स्फीयर है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस पर 135 के अंतखंड या इंटरसेप्ट काट रहा है। तो हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इनके हिसाब से एक स्फीयर गिवन है हमको इस तरह से, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो एक्स वाई जेड एक्सिस पर, एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस पर 1 3 और 5 के इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ठीक है, 1 3 5 के इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 1,0,0, यहाँ पर 3 है, डेट इज 0,3,0, और यहाँ 5 पर कट कर रहा है, डेट इज 0,0,5। ऑब्वियस सी बात है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो एक स्फीयर की कंडीशन या स्फीयर का इक्वेशन होता है x² + y² + z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्फीयर जो है, स्फीयर पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, डेट इज वो 0,0,0 से पास हो रहा है। और कोई चीज़ पास हो रही तो पास आप करा दीजिए, काहे इसमें परेशानी है। तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये भी 0 0 0 0 0 0 एंड डी की वैल्यू मिल गई 0, ठीक है। इसको 1 कह दीजिए। अब डी की वैल्यू 0 है, इसको पुट कर दीजिए 1 में, क्या पाएंगे, x² + y² + z² + 2ux + 2by + 2wz इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने कहा कि इंटरसेप्ट काट रहा है 135, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्फीयर है अब वो पास हो रहा है किन किन पॉइंट से, पॉइंट दिस और पॉइंट दिस, ठीक है।
इनसे पास हो रहा है तो इनको पास कर दीजिए, ठीक है ना। अब हम इससे पास करते हैं, हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं 1 प्लस 2u इक्वल होगा किस चीज़ के, इक्वल होगा 0 के। इम्प्लाइज डेट, क्योंकि आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें पुट किया 1 0 0, ये पॉइंट सेटिस्फाई कराया। तो यहाँ से 2u की वैल्यू हो गई क्या, माइनस का 1। सिमिलरली, ठीक है, अब कौन सा 0 3 0, हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे 9 इक्वल होगा किस चीज़ के, ठीक है ना, 9 प्लस 2b 3, ठीक है, इक्वल होगा 0 के। इम्प्लाइज दैट 2b की वैल्यू हो गई माइनस का 3। ऐसे ही अब ये पास होता है किससे, 0 0 5 से। इसका मतलब ये हो गया कि 25 प्लस 2w इंटू 5 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 2w की वैल्यू हो गई -5। अब मैं 2 की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी इस इक्वेशन में कोफिशिएंट 2u 2b 2w है ना, मुझे इन्हीं को रिप्लेस करना है। आप देख पा रहे होंगे 2u 2b 2w की वैल्यू मुझे मिल चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 2 हम पाएंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3y माइनस का 5z इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन चेक कीजिए किस ऑप्शन में आपके ये मिल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 0, डेट इज ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। कह रहे हैं लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 एंड लेट ए एंड बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ए बी इज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। क्या क्या, आइए बताता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ ए बी होता है किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एक तो ये फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला और है कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है इक्वल होगा एलसीएम ऑफ किस चीज का, ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी का, उनके एलसीएम के इक्वल होगा। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, एक ये पता होनी चाहिए, और एक और बता रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये तीन चीज़ें पता हैं तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं अधिकतर आपके एग्जाम्स में। इक्वल होगा HCF ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। ये तीन को एग्जाम्पल्स हैं, ये तीन फार्मूले हैं जो आपको याद रखने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब हमारी बात करते हैं ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ए बी की। हमें गिवन है ऑर्डर ऑफ जी 30, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है 2, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल है 5 के, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ए बी हमसे पूछा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए बी का ऑर्डर मैंने बताया, एलसीएम ऑफ इनका और इसका, इसका एलसीएम हो गया 2 इंटू 5 डेट इज 10, ये है 30 अपॉन 2 इंटू 5 डेट इज इक्वल होगा 3 के। ऑप्शन नंबर बी 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में। कह रहे हैं इफ द वेक्टर दिस इज अ सोलेनोइडल देन ए इज इक्वल टू। अगर ए वेक्टर जो है ये सोलेनोइडल है तो ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो वेक्टर एफ है, ठीक है ना, वेक्टर एफ है वो क्या है, सोलेनोइडल,
ठीक है। और सोलेनोइडल है तब उसकी कंडीशन होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू इक्वल होती है जीरो के। डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल होता है जीरो के। ठीक है। और डाइवर्जेंस ऑफ एफ में कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू होती है क्या, आई डाइवर अपॉन डाइवर एक्स प्लस जे डाइवर अपॉन डाइवर वाई प्लस के डाइवर अपॉन डाइवर जेड। साथ में इनके लगा लीजिए कैप। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, ये है डाइवर्जेंस निकालने का तरीका। एक्स प्लस थ्री वाई आई कैप प्लस वाई माइनस टू जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस ए जेड के कैप। ठीक है। इक्वल होगा किस चीज़ के, जीरो के। अब आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, आप पाएंगे क्या, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, आप पाएंगे क्या, वन। इसका y के साथ डिफरेंशिएशन प्लस का वन, इसका z के साथ माइनस ए इक्वल होगा जीरो के। a की वैल्यू हो गई टू। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, टू इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में। कह रहे हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर बी एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी, देन एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी। या इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूँ ऐसे कि a प्लस बी इंटू एफ एक्स की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर बी एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर ए एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे कि a प्लस बी ऐसा ही एफ डैश एक्स इक्वल होगा किस चीज़ के, ए बी ई की पावर बी एक्स प्लस ए बी ई की पावर ए एक्स। चाहे तो आप ए बी को कॉमन ले लें, बचा ई की पावर बी एक्स प्लस ई की पावर ए एक्स। ठीक है। ए प्लस बी एफ डैश एक्स की वैल्यू ये रही। हमें एक बार डिफ्रेंशिएशन और करना है, चलिए कर देते हैं। हम क्या पाएंगे, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ए बी ऐसा ही रहेगा। ये हो गया बी ई की पावर बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स। इन्होंने कहा कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। एफ डबल डैश एट जीरो इक्वल होगा किस चीज़ के, ए बी। और आपको पता होगा कि अगर यहाँ जीरो पुट करता हूँ तो ई की पावर जीरो हो जाएगी, और किसी की भी पावर जीरो होती है इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि उसकी वैल्यू होती है वन। तो ये भी वन और ये भी वन, बचा क्या, बी प्लस ए। और इस ए प्लस बी और इस ए प्लस बी से कैंसिल आउट, यहाँ से एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू हो गई ए बी। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में। कह रहे हैं द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई द इक्वेशंस दिस एंड दिस इज। ठीक है, दो लाइन है जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू है जीरो, एंड एक चीज़ और गिवन है कि 2L प्लस 2NL माइनस MN इज इक्वल टू जीरो। एक काम कीजिए, 2L यहाँ से कॉमन ले लीजिए, हम पाएंगे M प्लस एन माइनस MN इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से L की वैल्यू निकाल लूँ, मिलेगी क्या, माइनस का M प्लस एन। ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा टू टाइम्स, ठीक है, माइनस का टू टाइम्स एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस एम एन इज इक्वल टू जीरो। या मैं यहाँ से पाऊंगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम एन इज इक्वल टू जीरो, और टू तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, आप पाएंगे टू एम स्क्वायर, ठीक है, टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम एन प्लस टू एन स्क्वायर प्लस एम एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। या तो मैं कहूँ यहाँ से मुझे मिलेगा टू एम स्क्वायर प्लस फाइव एम एन प्लस टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम एन प्लस एम एन प्लस टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से टू एम आप कॉमन लीजिए, आप पाएंगे एम प्लस टू एन प्लस
n कॉमन लीजिए, आप पाएंगे m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, या आप पाएंगे क्या 2m प्लस n या m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन आपको मिल जाती हैं। या मैं कहूँ यहाँ से कि n की वैल्यू हो गई माइनस का 2m, या m की वैल्यू हो गई माइनस का 2n। अब आप एक काम कीजिए, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ मैं, ठीक है। इस इक्वेशन 1 में आप एक काम कर सकते हैं कि n को रिप्लेस कर दें या m को रिप्लेस कर दें, आपकी मर्जी। चलिए पहले मैं n को रिप्लेस करता हूँ, तो मैं क्या पाऊंगा l इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m माइनस 2m दैट इज m, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि l किसके इक्वल हो गया, l की वैल्यू है इक्वल है m के, और ठीक है ना, L इक्वल है m के, और यहाँ से मैं कहूँ, यहाँ से m इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, n अपॉन माइनस 2 के। ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। L इक्वल है m के, ठीक है, L इक्वल है m के, और m यहाँ से इक्वल है किस चीज़ के, n अपॉन माइनस 2 के, n अपॉन माइनस 2 के। यहाँ से कह सकता हूँ कि आपको यहाँ से पहली लाइन के DRs मिल गए, इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ से m को रिप्लेस, ये हो गया मेरा पहला केस, ठीक है। अब फिर से इसको उठा के या इस 1 में पुट कर दूंगा, ठीक है। फ्रॉम 1, फिर से अगेन फ्रॉम 1 वी गेट l इज इक्वल टू, अब मैं m को रिप्लेस करता हूँ, मैं क्या पाऊंगा माइनस का m की जगह रख दूंगा माइनस 2n प्लस n, या कह सकता हूँ l की वैल्यू हो गई n, l की वैल्यू n है और m की वैल्यू माइनस का 2m है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ, वो क्या है, अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह लिखूँ n इक्वल है m अपॉन माइनस 2, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस अब मैं आपसे कहूँ कि l और m और n में एक रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो l इक्वल है किस चीज़ के, l इक्वल है n के, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ n इक्वल है m अपॉन माइनस 2 के, ठीक है। और l इक्वल है किस चीज़ के, n के। मैंने यहाँ से l इक्वल किया इस तरह से, और ये इक्वल कर दिया माइनस का 2, n इक्वल हो गया m अपॉन माइनस 2 के, और n इक्वल है l किया, l इक्वल है n के, एक ही बात हो गई, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। अब आपको ये दो कंडीशंस मिल गई, तो क्या आप उनके बीच का एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, आइए बताता हूँ। मान लीजिए थीटा उनके बीच का एंगल है, तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इक्वल होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब a1 b1 c1 are the DRs of line first and a2 b2 c2 are the DRs of line second। कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू जा 4 5 6, 6 इंटू 6, ठीक है। हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस का 3 अपॉन 6, या माइनस का 1/2, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर माइनस का 1/2 है, इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू हो गई क्या, थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। चेक कीजिए क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में। कह रहे हैं द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है 5 4 1 2 r। तो इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे आइए बताता हूँ। तो इसे करने से पहले आपको दो चीजें पता होना चाहिए, वो क्या है, एक तो ये कि ट्रेस क्या होता है और सम ऑफ द रूट क्या होता है। मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालूं तो क्या पाऊंगा मैं, 5 टू जा 10 माइनस 4 दैट इज 6, ओके। और अगर मैं ट्रेस ऑफ ए निकालूं, ठीक है, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट दैट इज 5 प्लस 2 दैट इज 7। और अगर आपने मैट्रिक्स अनडिटरमिनेंट को सही से नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस हैं, मैंने आपके लिए अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है मैट्रिसेस अनडिटरमिनेंट की, उसमें मैंने सब कुछ कराया है, सब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कराई हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा।
अब ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। और मॉड का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। हमसे पूछा था आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। आप पाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6 किस किस में मिलेगा, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, बी और सी में मिल रहा है। और आप अगर उनको ऐड करें तो 7 पाएंगे। तो 3 + 2 5 पा रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं 7, दैट इज सी। 6,1 इज द राइट आंसर। ये होता है, आप ट्रेस से फाइंड आउट करके देख सकते हैं। अगर आप इसमें माइनस लैम्डा करके निकालेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो आपको वो सब करने की जरूरत है नहीं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द डबल इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप इंटू डी एस वियर एफ इज इक्वल टू दिस एंड एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एंड वाई इज इक्वल टू 0 to 1 एंड जेड इज इक्वल टू 0 to 1 इज। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए मैंने आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाके इसको पढ़ सकते हैं कि वेक्टर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और वेक्टर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। उसी में मैंने आपको कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट पढ़ाया है और ग्रीन गॉस स्टोक थ्योरम भी पढ़ाए हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है डबल इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप की वैल्यू होगी, इक्वल होगी किस चीज़ के, ट्रिपल इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, इनटू डीबी के। ये होता है स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। कैसे करेंगे इसको आगे सॉल्व, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके पहले के क्वेश्चन में, चाहें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप टाइम डेवर ऑफ डेवर जेड, ठीक है। अब जो फंक्शन है उसके साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। फंक्शन है हमारा 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, ठीक है। हमें मिला क्या, इसका x के साथ डिफरेंशिएशन दैट इज हमें मिला 4z, इसका y के साथ माइनस का 2y, इसका z के साथ प्लस का y, ये हमको मिल गया डाइवर्जेंस ऑफ f 4z माइनस वाई। अब फार्मूले में पुट कर देंगे तो हम पाएंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है, ट्रिपल इंटीग्रेशन 4z माइनस वाई, ठीक है ना। और साथ ही साथ dx dy dz, x वेरी कर रहा है 0 to 1, y भी 0 to 1, z भी 0 to 1। इतना आपने देख लिया। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 0 to 1 क्या किया मैंने, x के साथ में इंटीग्रेट कर दिया तो मैं पाऊंगा 4z माइनस वाई, ठीक है, और x डी वाई और डी जेड तो ऐसे ही रहेंगे और इसकी हो जाएगी 0 to 1 लिमिट। अप्लाई कीजिए, क्या पाएंगे, 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1 पे ये 1 हो जाएगा, डेट इज हमें मिला 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 4z माइनस वाई डी वाई डी जेड, ठीक है। अब एक बार आप एक काम ये भी कीजिए कि आप इसका y के साथ भी कर दीजिए, तो आप पाएंगे 0 to 1 4yz माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 to 1 तो रहेगी और बाहर आ जाएगा डी जेड। अप्लाई कर दीजिए लिमिट, मिलेगा 0 to 1, 1 पुट करेंगे तो मिलेगा हमें 4z माइनस 1/2 डी जेड। सॉल्व करेंगे इसको आगे कैसे, हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस जेड अपॉन 2, लिमिट 0 to 1। अप्लाई कर देंगे, पाएंगे क्या, हम पाएंगे 2 माइनस 1/2 डेट इज 3/2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन होगा, चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी 3/2 इज द राइट आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था जो कि बेस्ड था हमारा गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में। कहते हैं असमटूट ऑफ द कर्व दिस आर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो बेस्ड है आपके पैरेलल असमटूट पर। आपसे सारे असमटूट नहीं पूछे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल असमटूट पूछे हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दो चीजें जान लेते हैं कि असमटूट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकलेंगे।
ठीक है ना। एंड असमटूट पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे निकलेंगे? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए कोफिशिएंट जो होता है हमें, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल होगा 0 के। सिमिलरली वाई के साथ होता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये होते हैं पैरेलल असमटूट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल है किस चीज़ के? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को लिखने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। कैसे? एक बार मैं इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मैं क्या पाऊंगा? वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लूँ तो मैं क्या पाऊंगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? दोनों चीज़ें एक ही तो हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो मुझे असमटूट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जाएंगे। तो क्या मिलेंगे? वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। सिमिलरली अगर मैं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कर दूं तो मुझे मिल जाएंगे असमटूट पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल होगा प्लस माइनस ए के। ठीक है, यही हमारे असमटूट्स हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। चेक कीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इसको मैं आपको अलग से कराना चाहता हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं चाहता हूँ आपको ये क्वेश्चन डिटेल में कराऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसे नहीं करा रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 108? तो क्वेश्चन नंबर 108 है, कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 1 देन द वैल्यू ऑफ पी आर। मतलब इसके दो रूट्स हैं, उनके रूट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 होगा, तो आप पी की वैल्यू बताइए क्या होगी। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, करेंगे लेट, ठीक है ना, लेट एल्फा एंड एल्फा प्लस 1 आर द रूट। ठीक है, एल्फा एंड एल्फा प्लस 1 आर द रूट्स, क्योंकि इनका भी तो डिफरेंस जो है हमारा 1 हो जाएगा ना। तो हमने दो एज्यूम कर लिए। तो एक चीज़ हमें गिवन है कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा 12। तो एल्फा इंटू एल्फा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 12, क्योंकि ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मल्टीप्लाई करते हैं पाएंगे क्या, एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एल्फा की यहाँ से वैल्यू मिल जाएंगे हमको क्या 4 और 3। अब हम चेक करते हैं साइन, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो रूट्स होंगे वो अल्टरनेट टर्म के होंगे, कोई एक पॉजिटिव होगा कोई एक नेगेटिव होगा, मतलब अपोजिट होंगे, दोनों सेम साइन नहीं हो सकते। अब ये अगर साइन प्लस का है इसका मतलब ये है कि बड़ा वाला नेगेटिव होगा छोटा वाला पॉजिटिव होगा, दैट इज -4, 3। ये हमें रूट्स मिल गए, ठीक है। तो ये रूट्स हो गया। तो एट एल्फा इज इक्वल टू -4, ठीक है। जो दूसरा रूट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 4 प्लस 1 दैट इज -3। और एट एल्फा इज इक्वल टू 3, तो हमारा अगला रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4। ठीक है, हमसे पूछा था कि आप p की वैल्यू बताइए। तो सम ऑफ रूट्स अगर हम देखें, सम ऑफ रूट्स इक्वल हुआ किस चीज़ के, माइनस पी के। इम्प्लाइज डेट माइनस पी की वैल्यू कितनी हो गई, एक बार इन दोनों का सम हो जाएगा कितना, माइनस का 7, दैट इज पी की वैल्यू हो गई 7। और माइनस पी इक्वल होगा किस चीज़ के, एक बार इन दोनों का सम ले लीजिए, दैट इज 7, पी की वैल्यू हो गई -7। तो इम्प्लाइज डेट पी की टोटल वैल्यू हो गई क्या हो गई, पी इज इक्वल होगा +-7 के। क्योंकि यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, एक बार इस वाले के रेस्पेक्ट में और एक बार इस वाले के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर जो प्लस माइनस का साइन आया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में। कहता है रेडियस ऑफ द स्फीयर दिस इज।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हमें इस स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है, कैसे करते हैं देखते हैं। हमको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है, वो होती है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, हमें मिलेगा क्या, 2u की वैल्यू हो गई 1, या इम्प्लाइज दैट u की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, b की वैल्यू सिमिलरली वो भी 1/2 हो जाएगी और w की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी और d की वैल्यू हो जाएगी -4। और हमें पता है कि रेडियस जो होती है वो किसके इक्वल होती है, रेडियस इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे अपना। तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, प्लस 4। तो 4 जा 16 17 18 19 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 19/4 लिख सकता हूँ मैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 19/2। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, 19 स्क्वायर रूट ऑफ 19/2 इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 110, कैन सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x डाइवर u अपॉन डाइवर x प्लस y डाइवर u अपॉन डाइवर y इज इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म u इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है कि फंक्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बीएससी का पार्शियल डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहीं से है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं। आपने बीएससी में पढ़ा होगा एक चीज कि अगर, ठीक है ना, अगर u कोई भी फंक्शन है x और y का, तो x डाइवर u अपॉन डाइवर x प्लस y डाइवर u अपॉन डाइवर y की वैल्यू इक्वल होती है n f के। n क्या होता है, n होता है डिग्री। डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। n इक्वल होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द फंक्शन कह दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, डिग्री। और एक तो ये होता है और एक और होता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर डाइवर टू यू अपॉन डाइवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डाइवर टू यू अपॉन डाइवर वाई स्क्वायर प्लस 2xy डाइवर टू यू अपॉन डाइवर एक्स डाइवर वाई इक्वल होगा किस चीज़ के, n-1 और f के। f फंक्शन है, n के बारे में तो आपको पता ही होगा n क्या चीज़ है। अभी हमने देखा ये 2 वेरिएबल के लिए थी, अब 3 वेरिएबल के लिए भी आती है क्या, x डाइवर u अपॉन डाइवर x प्लस y डाइवर u अपॉन डाइवर y प्लस z डाइवर u अपॉन डाइवर z इक्वल होगा किस चीज़ के, n f के। अगर आपको इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाए तब भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, ये फंक्शन जो है होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फंक्शन होमोजीनियस है तभी आप इसका लागू कर सकते हैं, अदरवाइज लागू नहीं कर सकते। ये कंडीशन होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब क्या, ये तो मैंने आपको फार्मूले बता दिए सारे, कौन कौन से फार्मूले इसमें लगने हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है तब ये है। इनके हिसाब से क्या है, इन्होंने गिवन है x डाइवर u अपॉन डाइवर x प्लस y डाइवर u अपॉन डाइवर y की वैल्यू क्या है, इक्वल है 0 के। हमारे हिसाब से इक्वल होती है वैल्यू किस चीज़ के, nf के। अब f तो मेरा फंक्शन है, फंक्शन 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 फंक्शन हो जाएगा तो कैलकुलेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो 0 क्या है यहाँ से, इम्प्लाइज डेट n इज इक्वल टू 0, दैट इज डिग्री जो है हमें क्या है गिवन, डिग्री ऑफ द फंक्शन क्या है, डिग्री ऑफ द फंक्शन इक्वल है 0 के, ये हमें गिवन है। अब डिग्री फाइंड आउट करने का तरीका मैं बताता हूँ। तो x या y या z जो भी हैं आपके पास वेरिएबल, उस वेरिएबल की जितनी पावर होती है वो न्यूमरेटर में जितनी होती है और डिनोमिनेटर में जितनी होती है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है डिग्री। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर x था तो x की यहाँ पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1। तो हर एक टर्म में होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि हर एक टर्म में इक्वल पावर होनी चाहिए। 1 यहाँ है प्लस 1 यहाँ है, ठीक है, हर एक टर्म में इक्वल पावर है। अपॉन में कुछ है नहीं तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये आंसर हो नहीं सकता।
सिमिलरली यहाँ पर बीच में माइनस है, हमें मतलब नहीं है, हम तो टर्म देख रहे हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म, तो इसकी भी डिग्री 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि x की डिग्री x की पावर 1 y की पावर 1। लेकिन एक चीज है, आप यहाँ से कह नहीं सकते कि यहाँ पर x की जो पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगी, नहीं। ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जब वेरिएबल होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1 + 1 दैट इज 2। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, ऊपर पावर कितनी है 1, नीचे पावर कितनी है 1। मैंने कहा दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो 1 - 1 दैट इज 0। एन 0 हमको ये वाला ऑप्शन दे रहा है और हमें क्या चाहिए, एन 0 ही तो चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में। कह रहे हैं द लाइन y इज इक्वल टू mx + 1 इज टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x इफ। ठीक है, अब कोई ये इक्वेशन टेंजेंट है इस पैराबोला पे, तो कह रहे हैं कंडीशन बताइए m क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि अगर y² इज इक्वल टू 4ax टाइप के पैराबोला पे y इज इक्वल टू mx + c अगर कोई एक टेंजेंट होती है, ठीक है ना, अगर ये टेंजेंट होती है तो एक कंडीशन होती है c इज इक्वल टू a/m। ठीक है, हमें गिवन है क्या, y² इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू mx + 1, ऐसा हमको गिवन है। कंपेयर कर लीजिए, हम पाएंगे क्या, a की वैल्यू क्या होगी 1, m तो m होगा ही, और c की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता है, कंडीशन मैंने आपको निकाल के दिखा दी, तो इसमें पुट तो कर ही सकते हैं। क्या पाएंगे, 1 इक्वल होगा 1/m इम्प्लाइज डेट m की वैल्यू हो गई 1। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए m इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में। कह रहे हैं सम ऑफ दिस एंड दिस विल बी। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इन्होंने एक तरफ लिखा है कि दिस प्लस दिस का मान बताइए, तो बच्चे क्या करते हैं, वो ये डंडों का मतलब नहीं समझते। पहले उन्होंने देखा एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, तो वहाँ पर वो लोग इतना फोकस नहीं करते, तो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं सिली मिस्टेक कर जाते हैं, वो डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे, और डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि 4 + 1 5, 4 + 4 8, 7 + 7 14। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा करना नहीं है, क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ भूल रहे हैं, इन्होंने बेशक यहाँ पर प्लस लगाया है, इसका मतलब है कि आप इसको अलग फाइंड आउट कीजिए डिटरमिनेंट को, क्योंकि डिटरमिनेंट डायरेक्ट ऐड नहीं होते, ये मैट्रिक्स थोड़ी ना गिवन है। मैट्रिक्स गिवन होती तो आप ऐड कर सकते थे। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को अलग फाइंड आउट कीजिए, कोई वैल्यू मिलेगी, इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ अलग ही मिलेगी, उन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी फिर चेक कीजिए किस ऑप्शन की वैल्यू उतनी है। ठीक है, इन्होंने, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इंग्लिश में देखिए। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में साफ साफ नज़र आ रहा है आपको कि आपको इसे अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, बाद में उसका सम निकाल लेना है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई डिटरमिनेंट आपको इस तरह से गिवन हो जिसमें टर्म्स जो हैं एक सीक्वेंस में हो, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 इस तरह से हो, या 1 3 5 7 9 इस तरह से हो, या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, तो उनकी वैल्यूज हमेशा ही 0 आती है। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये डिटरमिनेंट इन्होंने दे तो रखा है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें गिवन है डिटरमिनेंट, तो मैं इसमें दो ऑपरेशंस यूज करूंगा, कौन से, R2 - R1। ठीक है, और एक ऑपरेशन ये यूज करूंगा R2 - R1 और R3 - R1। ठीक है, मैं क्या पाऊंगा, 1 4 7 एज इट इज रहेगा मेरा, दिस माइनस दिस दैट इज 1 और 1 और 1, ये 2 और 2 और 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, मैं क्या पाऊंगा, 1 4 7 1 1 1 1 1 1। और आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज तो याद ही होंगी कि अगर गलती से दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0।
तो ये वाला डिटरमिनेंट तो हो गया 0। बचा ये डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? तो करेंगे 4 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो गई 45, इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो गई 48, मिला कितना हमें -3, माइनस का 4 टाइम्स इनकी मल्टीप्लाई 45, इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो गई 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा कितना हमें -11। ठीक है ना? अब 7 टाइम्स हमें क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई 30, इसकी मल्टीप्लाई -35, दैट इज -5। सॉल्व करते हैं। -12 प्लस का 44 माइनस माइनस, ठीक है, और 35, ये हो गया हमारा 47 प्लस 44, ठीक है, दैट इज -3। अब आप चेक कीजिए आपको कौन सा ऑप्शन जो है -3 दे रहा है। एक चीज़ देखते हैं कि इनके टर्म्स जो हैं बड़े बड़े हैं, तो हमारा ये रहता है कि हम सबसे पहले छोटे टर्म वालों को सॉल्व करके देखें जिससे कि कम से कम टाइम लगे। तो हम सबसे पहले ऑप्शन सी को चेक करते हैं क्या है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 5 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई 45 माइनस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 48, दैट इज -3, ठीक है, माइनस का 4 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई 63 -80, दैट इज बचा कितना -17, ठीक है, -17 प्लस 7 टाइम्स क्या बचा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई कितनी 46, इसकी मल्टीप्लाई होगी कितना 42 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 50, दैट इज -8। अब ये हो गया -15, ये हो गया माइनस का कितना 68, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया हमारा -56। ऐड कर लीजिए, पाएंगे क्या 1 5 6 7, ठीक है, माइनस प्लस 68, दैट इज -3, वेरीफाई हो गया। तो हमारा हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन 3। ये गलती आप कतई नहीं करना कि आप इनको डायरेक्ट ऐड कर दें, दैट इज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में। कह रहे हैं लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 30, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 इज इक्वल टू। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही एग्जाम में रिपीट होते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ऑर्डर का मतलब ही क्या है। ठीक है ना? अगर आपको ऑर्डर का मतलब पता होता तो ये क्वेश्चंस बहुत विद इन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। लेकिन प्रॉपर आंसर इसलिए नहीं आ पाता आपका क्योंकि आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता है उस चीज़ की। मैं आपको साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सरल भाषा में कि ऑर्डर का मतलब क्या है। कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए की 30 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें ई मिला या आइडेंटिटी मिली, दैट इज ए की पावर 30 पर हमें आइडेंटिटी मिली। ऑर्डर का मतलब है आइडेंटिटी मिलना उतनी बार मल्टीप्लाई करने पे। अब इन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 होता है, मतलब ए की पावर 18 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे ई मिल जाए, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऑर्डर का मतलब है कि कितनी बार आप मल्टीप्लाई करो उस एलिमेंट की जिससे आपको आइडेंटिटी या ई मिल जाए, ठीक है ना। तो ए की पावर 30, अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा क्यूब, मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा ए की पावर 90 इक्वल होगा ई क्यूब के। ई के साथ आप कुछ भी कीजिए, कितनी भी पावर लगाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, डेट इज ई हो गया, ठीक है। इम्प्लाइज डेट मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर 18 की पावर 5 इक्वल होगा किस चीज़ के, ई के, ठीक। अब इन्होंने कहा था कि ए की पावर 18 का ऑर्डर बताइए, तो मैंने बताया ऑर्डर का मतलब कि ए की पावर 18 की कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे ई मिल जाए। तो हम देखते हैं कि ए की पावर 18 की हमने 5 बार मल्टीप्लाई करी तब हमें जाके ई मिली, ठीक है। तो ए की पावर 18 की कितनी बार मल्टीप्लाई की 5 टाइम्स, तो हमें ई मिल गया, ये आइडेंटिटी मिल गई। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 जो है इक्वल होगा किस चीज़ के, 5 के। इससे ज़्यादा सरल भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है ना। साफ शुद्ध और स्पष्ट भाषा में मैंने आपको इसमें समझाया है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। क्या कह रहे हैं, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को मैं पहले करा चुका हूं, किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, वो क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि यूलर्स फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन जो होते हैं उसमें, कि आप आरएचएस में एक्स वाई जेड ले जाइए, जो भी आपके पास हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। आरएचएस में इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई के अलावा कुछ भी ना हो, अगर जेड हो तो जेड भी रख लीजिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए आरएचएस में। और यहाँ पर आरएचएस में क्या, साइन इनवर्स एक्स्ट्रा है, उठा के इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, साइन यू, ठीक है, साइन यू हो जाएगा। और जैसे ही ये साइन यू होता है हम कह देते हैं इसको फंक्शन। जैसे ही एक्स वाई एक साइड में हो गए, उन्हें हटा देते हैं, उनका काम हो जाता है खत्म, ठीक है, काम शुरू होता है इसका। अब हम बात करते हैं डिग्री। मैंने आपको बताया हाईएस्ट पावर ऊपर जितनी हो माइनस हाईएस्ट पावर नीचे जितनी हो, हर एक टर्म में दो पावर है, हर एक टर्म में एक पावर है, डेट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि यूलर फंक्शन क्या होता है, यूलर्स फार्मूला जो है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यूलर्स फार्मूला वो क्या कहता है, ये कहता है कि x डेवर f अपॉन डेवर x प्लस y डेवर f अपॉन डेवर y की वैल्यू इक्वल होगी किस चीज के, एन एफ के, ठीक है ना। पुट कर देते हैं x, इसका x के साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो पाएंगे क्या, cos u डेवर u अपॉन डेवर x प्लस cos u, ठीक है, y तो आएगा ही आएगा, डेवर u अपन डेवर y इक्वल होगा किस चीज़ के, n की जगह 1 पुट कर दीजिए और f की जगह साइन u। अभी cos u कॉमन है, यह आ जाएगा अपॉन में इसके, तो हम पाएंगे क्या, x डेवर u अपन डेवर x प्लस y डेवर u अपन डेवर y इक्वल होगा किस चीज़ के, साइन u अपॉन कॉस u, कह सकता हूँ इक्वल होगा टेन u के। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए टेन यू किस में है, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं इफ साइन थीटा प्लस आई फाइव इक्वल है टेन एल्फा प्लस आई सेक एल्फा, देन कॉस टू थीटा कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव इज इक्वल टू। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है साइन थीटा प्लस आई फाइव की वैल्यू जो है इक्वल है टेन एल्फा प्लस आई सेक एल्फा, ठीक है। अगर मैं आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दूं तो मैं पाऊंगा क्या, इक्वल होगा किस चीज़ के, टेन एल्फा माइनस का आई सेक एल्फा, इसको वन इसको टू कह देता हूं मैं। क्लियर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वो देखते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है कॉस टू थीटा कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, कॉस टू थीटा सेम रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉस आई टू फाइव इक्वल होगा कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव के, कोई इशू इसमें, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल इसको इस तरह से लिख दिया है, हाइपरबोलिक फंक्शन को कन्वर्ट किया है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इक्वल होगा किस चीज़ के, 1/2 टाइम्स, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, अब ये कॉस ए कॉस बी मिल रहा है, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपको मिल रहा है क्या, कॉस ए प्लस बी, मतलब 2 टाइम्स थीटा प्लस आई फाइव प्लस कॉस 2 टाइम्स थीटा माइनस आई फाइव, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फार्मूले लगा दिए, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के, ठीक है, ये कॉस। और आपको एक चीज़ और पता होगी 1/2, ठीक है, वो क्या, कि कॉस का साइन के टर्म में फार्मूला क्या होता है, मतलब
कॉस 2x इक्वल होगा किस चीज़ के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है ना, इसका हम यूज करने जा रहे हैं। इसमें यूज करेंगे 1 1 तब मिलेगा, इसमें यूज करेंगे 1 1 तब मिलेगा। दोनों को ऐड करके 2 कर लिया मैंने। ठीक है, माइनस 2 आता है, 2 आता है, साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये एंगल आधा हो जाएगा पहले की अपेक्षा, मतलब बचा क्या, थीटा प्लस आई फाई। ठीक है, सिमिलरली अब इसके साथ भी माइनस आना है, मतलब 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस आई फाई। क्लियर, 2 2 बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, 1/2। ठीक है ना, और एक चीज देख रहे हैं हम कि 2 मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई फाई। ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस आई फाई। ये बचा, कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई फाई है, इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10 एल्फा प्लस आई सेक एल्फा का होल स्क्वायर प्लस 10 एल्फा माइनस आई सेक एल्फा का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। डेट इज 1 माइनस 2 टाइम्स 10 एल्फा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई सेक एल्फा का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा क्या, 1 माइनस 2 टाइम्स 10 स्क्वायर एल्फा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर एल्फा को लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1। ठीक है ना, प्लस प्लस क्यों, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सेक स्क्वायर एल्फा। इससे ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस ये वाला प्लस। डेट इज क्या हो गया हमारे पास हो गया यहाँ से इक्वल वो किस चीज के, 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, डेट इज 3। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 3, ऑप्शन ए 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन ए 3 इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 116 के बारे में। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस आर टेंजेंट टू द सेम सर्किल, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो लाइंस हैं उनको लिखते हैं। लाइंस क्या है, 3x माइनस 4y इक्वल होगा -4, इक्वेशन 1। और गिवन है 6x माइनस 8y इक्वल हुआ माइनस का 13। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या पाऊंगा, या 2 से डिवाइड करूँ तो क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा 3x माइनस का 4y इक्वल होगा माइनस का 13/2, इक्वेशन 2। अब एक चीज हमको दिख रही है कि जो दोनों टेंजेंट हैं, अभी हमने यहाँ पर देखा तो हमें क्लियर नहीं था कि टेंजेंट जो है कहाँ कहाँ है। मान लीजिए मैं एक टेंजेंट यहाँ बनाता हूँ और एक यहाँ बना लेता, पर नहीं, अब यहाँ से इसको देख के और इसको देख के मैं कह सकता हूँ दोनों टेंजेंट मेरी पैरेलल हैं। दैट इज एक टेंजेंट अगर ये है दूसरी ये होगी, ठीक है ना। या फिर इस तरह से करूँ तो मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल लाइंस के बीच का अगर डिस्टेंस निकालूं तो डायमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो डायमीटर कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इक्वल होगा किस चीज के, डायमीटर के। ठीक है, डायमीटर को मैंने डी से लिखा है। किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा कि जो कांस्टेंट टर्म है उनका डिफरेंस, दैट इज माइनस का 4 माइनस माइनस हो जाएगा कितना, 13/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। अब ये d है डायमीटर, डायमीटर इक्वल होता है किस चीज के, 2r के। 4 2 जा 8 और ये प्लस का 13, दैट इज हमारा बचा 5/2 इंटू 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट, इम्प्लाइज डेट r की वैल्यू हो गई 1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 1/4 इज द राइट आंसर। यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपके पास ax प्लस bi, ठीक है,
ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या C1 और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू C2। दो लाइंस हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इक्वल होगा किस चीज़ के, इक्वल होगा डी मॉड ऑफ C1 डिफरेंस C2, मैं माइनस नहीं कर रहा, डिफरेंस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फार्मूला ये होता है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ ज़रूर देखें, मैंने अपने कॉन्सेप्ट में सारा कुछ कराया है। अगर आप चाहते हैं मैं टोटल कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको, पूरा पेपर हल कराने से अच्छा है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट कराऊं, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर सकें। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसे अभी आपकी डिमांड होगी उसी हिसाब से काम कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में। क्या कह रहे हैं, अ स्टोन जस्ट क्लियर्स अ वॉल ऑफ हाइट 75 meters situated at a distance of 150 meters and goes in horizontal direction, then the angle of the projection is। अब ये क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, आपको बताता हूँ मैं। इन्होंने कहा कि एक दीवार है, कितनी दूरी पर है, 150 मीटर दूरी पर है यहाँ से। कितनी ऊंची है, 75 मीटर ऊंची है। मान लीजिए कोई एक स्टोन है, वो थीटा एंगल पर थ्रो किया गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट कीजिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन्होंने दिया है कितना, 150। तो रेंज जो कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 300, क्योंकि रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये एच, रेंज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले करेंगे बात एच के बारे में कि एक्चुअली एच कौन सी बात कर रहे हैं। हो सकता है एच ये वाली हो या यहाँ पर कोई एच हो। इन्होंने कहा कि एक कोई स्टोन है, हमने थ्रो किया, ठीक है किया, वो 75 मीटर की एक कोई बॉल थी, उस पर टच करते हुए चला गया। ठीक है, जा रहा है, इससे अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। यहाँ से ये क्लियर नहीं हुआ है कि रेंज मेरी 300 होगी या नहीं होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख जरूर रखी है, पर अभी मुझे क्लियर नहीं है। क्लियर कब होगी, अब इन्होंने कहा कि भाई 75 मीटर की एक ऊंची बॉल है, उसके ऊपर से जा तो रहा है जस्ट, लेकिन ये समस्या है कि गोज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब क्षैतिज दिशा में जा रहा है। और क्षैतिज दिशा में जा रहा है इस 75 मीटर ऊंचाई पर। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने एच मैक्स दे रखा है, ये महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट दे रखी है, अब कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम हाइट अगर 75 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 150 है, तो रेंज 101% जो है 300 हो जाएगा। क्योंकि जब जहाँ मैक्सिमम हाइट होती है वो रेंज के मिड पॉइंट पर होती है। ठीक है ना, तो एक बार ये क्लियर हो जाए कि इन्होंने महत्तम ऊंचाई के बारे में बात की है, मैक्सिमम हाइट के बारे में बात की है। और जब भी आपको एच और आर मिल जाए तो मैंने एक फार्मूला बनाया है थीटा फाइंड आउट करने का, वो होता है हमारा 4h/r। ये मैं आपको, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो कम से कम 20 बार मैं आपको ये फार्मूला बता चुका हूँ। इससे आपका समय इतना ज़्यादा बचता है कि आप जो 1 मिनट का काम है वो आप 10 सेकंड में कर सकें। टेन थीटा इज इक्वल टू 4h/r होता है, डेट इज टेन थीटा की वैल्यू हो गई क्या, 4 × 75/300। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 300 से 300 के 1, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो गई π/4। चेक कीजिए किस आंसर में 45 डिग्री दे रखा है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में। कह रहे हैं साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। ठीक है, मैं क्या करूँगा, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिला साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। अब आपको दिख रहा होगा कि ये फार्मूला किसी चीज़ का है, किस चीज़ का है, वो है 1/i, तो ऐसा ही रहेगा। ये हो गया साइन आई x प्लस आई वाई। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। आई अंदर ऑपरेट कीजिए, हम पाएंगे क्या, 1/i साइन आई एक्स माइनस वाई। अब इस फार्मूले को आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने पे आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे 1/i, तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ये हो गया हमारा क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स आई टाइम्स कॉस वाई प्लस,
ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई। ठीक है, अब इन्होंने पूछा हमसे कुछ, ये आई है, आई से आई कैंसिल आउट, बचा क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर माइनस था ना, तो ये हमारा माइनस आ जाएगा। इस माइनस को मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर, आई स्क्वायर से एक आई कैंसिल हो जाएगी तो बचेगी क्या, प्लस का आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका ये आंसर दे रहा है। साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं कि स्टेटमेंट एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप साइक्लिक है तो उसकी इमेज भी साइक्लिक ही होगी। और स्टेटमेंट भी है, कह रहे हैं एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो मैंने आपको एक चीज लिखाया है, वो है कैन, CAN। इसका मतलब है कि कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वो ऑब्वियसली अबेलियन हो जाएगा, या कहूँ कि ऑब्वियसली वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो वो ऑब्वियसली या ऑटोमेटिकली जो है नॉर्मल भी हो जाएगा। बस इसका उल्टा संभव नहीं है। नॉर्मल है तो कह नहीं सकते अबेलियन होगा, या ये भी नहीं कह सकते कि वो साइक्लिक ग्रुप होगा। तो इस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं पर लौट के नहीं आ सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू, दैट इज ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में। कह रहे हैं क्या कि b इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। मैंने आपको ये फार्मूला अभी लिखाया था। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था कि RHS में आपको एक्स वाई जेड ही रखनी है, बाकी सबको जितना भी है उठा के उसको LHS में ले आइए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इन्होंने दिया है कि b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर माइनस का 1/2। लिख सकता हूँ कि 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर कितनी है, 2। ठीक है ना। या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2, 1/2 होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक चीज और कह सकता हूँ, वो क्या, कि मुझे b की पावर -2 जो है इक्वल होगा किस चीज के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। ठीक है, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, ये है मेरी RHS। LHS में क्या है, b की पावर माइनस का 2। ठीक है, जब भी आप सोचो कि एक्स वाई जेड अकेले हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, बस उनका काम खत्म, काम शुरू होता है LHS का। इसको मान लेते हैं हम क्या, फंक्शन। और इसका काम रह जाता है सिर्फ इतना कि ये डिग्री दे सके। डिग्री कितनी है, 2 2 2। ईच टर्म में 2 है तो इसकी डिग्री हो गई 2। अब आपको एक चीज पता है कि x डेवर f अपॉन डेवर x बाई यूलर फार्मूला। ठीक है ना, यूलर्स फार्मूला क्या होता है, यूलर्स फार्मूला फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, y डेवर f अपॉन डेवर y प्लस z डेवर z अपॉन डेवर डेवर f अपॉन डेवर z की वैल्यू होती है NF। अब पुट कर दीजिए इसमें, इसका x के साथ डिफरेंशिएशन करने पे हम पाएंगे क्या, माइनस का 2 b की पावर -3 x डेवर f अपॉन डेवर x। और इसके बाद में होगा b का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, मैंने f लिखा है वो गलत लिखा है, क्यों, आप f की जगह इसे पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2 b की पावर -3। अब b का हो जाएगा, b का क्या होगा, डेवर b अपॉन डेवर x, ये f नहीं आके b आएगा। सिमिलरली माइनस का 2 b की पावर -3 बाई डेवर b अपॉन डेवर y, माइनस का 2 b की पावर -3 डेवर b अपॉन डेवर z, और एक z चल रहा था, इक्वल होगा किस चीज के, n, f के। n है हमारा 2, f है हमारा b की पावर -2। अब यहां से मैं पाता हूं क्या, x डेवर b अपॉन डेवर x प्लस y डेवर b अपॉन डेवर y प्लस z डेवर b अपॉन डेवर z इक्वल हुआ किस चीज के,
टू बी की पावर माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2 बी की पावर -3। 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा हमारा माइनस का बी। चेक कीजिए किसका आंसर माइनस बी आ रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के बारे में। कह रहे हैं टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स कंपोज्ड टू अ सेम मटेरियल एंड हैविंग द रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर फर्मली यूनाइटेड। The distance of the center of the gravity of the whole body from the center of the larger sphere is। दो स्फीयर हैं छोटे बड़े, ठीक है, इसको समझते हैं डायग्राम की हेल्प से कैसे, आइए देखते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो दो स्फीयर्स हैं, ठीक है ना, दो स्फीयर्स हैं सेम मटेरियल से बने हुए हैं और उनकी रेडियाई जो हैं अलग अलग हैं, जैसे कि एक की 6 और एक की 3 दे रखी है, एक की 6 और एक की 3 दे रखी है। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो होल बॉडी बनी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये भाई इस वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा और इस वाले का कहाँ होगा। तो इनके सेंटर पे ही इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यहाँ G1 ये G2, ठीक है। और इसी पर ही इनका W1 काम कर रहा होता है, यहाँ इसका W2 वेट, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब इस डायग्राम को मैं अलग से बनाता हूँ, क्यों, क्योंकि ये समझाना जरूरी है आपको कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ये था मेरा G1, बड़े वाले का G1, बड़े वाले का W1 किसके इक्वल हो जाएगा, W1 होगा 4/3 इसके वॉल्यूम के, तो पाई R1 क्यूब। ऐसे ही W2, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। अब ये है मेरा G2। इन्होंने कहा, ये बड़ा वाला स्फीयर है ना G1, इन्होंने कहा कि बड़े वाले से होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा वो बताइए। बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से मैं कह देता हूँ, बड़े वाले के स्फीयर जो है यहाँ से जो सॉलिड बना है नया वाला उसका सेंटर x डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, कहाँ से, बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से x डिस्टेंस पर यूनिफाइड जो बॉडी बनी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इसको कह देता हूँ मैं G, ठीक। अब ये कितनी होगी, ये 6 थी ये 3 थी, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ऑब्वियस ही बात है 9। और 9 में से मैंने इतना x मान लिया तो इतना कितना हो जाएगा 9 माइनस x। अब इतना अगर आप डायग्राम समझ गए तो हमें क्या करना है, टेकिंग मोमेंट अबाउट G, टेकिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट G, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, एट G हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि W1 इंटू एक्स इक्वल होगा 9 माइनस एक्स इंटू W2, ठीक है। और W1 W2 इक्वल करेंगे तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ R1 क्यूब एक्स इक्वल होगा 9 माइनस एक्स R2 क्यूब, ठीक है। ये सब भी आएंगे लेकिन ये सब चीज़ जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल होने की वजह से। इतना आपने देखा। अब हम क्या करेंगे, R1 कितना है 6 का क्यूब, x इक्वल होगा 9 माइनस एक्स 3 का क्यूब, और ये 3 का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा क्या 2 का क्यूब, x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। 8x इक्वल होगा 9 माइनस एक्स, इम्प्लाइज दैट 9x इक्वल होगा 9 के और x इक्वल हो जाएगा 1 के। तो इन्होंने पूछा था कि बड़े वाले से कितनी डिस्टेंस पे होगा, x इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में। क्या करें, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 21, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू। कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको ही लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और एक चीज गिवन है कि एफ ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 8x प्लस 21। तो सबसे पहले यही फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे, तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इक्वल होगी एक्स की जगह पर इसी को पुट कर दीजिए,
ए टाइम्स ए एक्स प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इक्वल होगा किस चीज के, इसमें आप सिमिलरली एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी पुट कर दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना है। ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी इज, ठीक है, हमारे हिसाब से ये वैल्यू आई, इनके हिसाब से 8x प्लस 21 आई है। ठीक है, 8x प्लस 21 पुट कर दिया हमने। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x वी गेट ए क्यूब की वैल्यू हो गई 8 दैट इज ए की वैल्यू हो गई 2। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ अदर टर्म्स वी गेट ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी इक्वल होगा किस चीज़ के 21 के। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 4b प्लस 2b प्लस बी इज इक्वल टू 21, या कह सकता हूँ 7b इज इक्वल टू 21, या फिर b की वैल्यू हो गई यहाँ से 3। इन्होंने पूछा a प्लस बी की वैल्यू बताइए, 2 प्लस 3 डेट इज 5। चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में वैल्यू 5 मिल रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में। कह रहे हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल है किस चीज़ के, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, और एक चीज़ गिवन है कि वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि एफ वाई की वैल्यू इक्वल है किस चीज़ के, एक्स के। ठीक है, तो एक्स एफ वाई भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, एफ वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3। इसकी वैल्यू इन्होंने दी है इसके हिसाब से एक्स। ठीक है, इसके हिसाब से एक्स। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वाई प्लस 2 इक्वल होगा किस चीज़ के, एक्स वाई प्लस 3 एक्स के। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है इसमें आगे मैं पाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के इधर ले जाऊंगा, इसको उठा के उधर ले जाऊंगा, मिलेगा क्या 3x माइनस का 2 इक्वल होगा किस चीज़ के, ये हो जाएगा मेरा y टाइम्स x माइनस 1, इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू यहाँ से मुझे मिली क्या 3x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन करना है तो बाई 1 इक्वल होगा किस चीज़ के, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 को ऐसे ही रखा, इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 3। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा माइनस प्लस का गड़बड़ है, जब इसको उठा के मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा क्या, माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल होगा किस चीज़ के, y टाइम्स x माइनस 1। ठीक है, ये डेट इज ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 3। ठीक है, प्लस माइनस आएगा, अब यहाँ पर माइनस क्या करेंगे हम कि 3x या 2 माइनस 3x को ऐसे ही रखा, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या हम पाएंगे माइनस का 3x प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3x अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको ये आंसर दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में। तो ये लिमिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इसमें एक्स की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ तो पाऊंगा क्या, फॉर्म हो जाएगी मेरी 0/0। ठीक है, ये फॉर्म अगर 0/0 हो जाती है तो एक चीज़ आपको पता होगा कि 0/0 फॉर्म में आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना होता है, मतलब ऊपर भी डिफरेंशिएशन मतलब नीचे भी डिफरेंशिएशन। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, f2 माइनस 2f(x)/1। ठीक है, लिमिट तो चली रही थी x टेंस टू 2। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो आप पाएंगे क्या, f2 माइनस 2f(2), इनकी अलग अलग वैल्यूज गिवन है, f2 इक्वल है 4 के और माइनस का 2 इंटू 1 दैट इज 2। चेक कीजिए ऑप्शन ए 2 इज द राइट आंसर। ये यूपी पीजीटी 2021 का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है।
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। कह रहे थे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1 इज। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसका डायग्राम को बनाऊंगा कि इसका डायग्राम कैसा होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं मैं, और इनका जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा, जैसे कि थोड़ा थोड़ा पैराबोला सा होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि x इज इक्वल टू -2 पर, ये x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 है। तो इन्होंने हमसे ये शेडेड रीजन पूछा है कि x एक्सिस और इन कोऑर्डिनेट्स के बीच का आप एरिया बताइए कितना होगा, ये शेडेड रीजन पूछा है। और एरिया निकालने का आपको पता ही होगा, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इक्वल होता है मॉड ऑफ इंटीग्रेशन y dx, a टू b जो भी इसकी लिमिट रही हो, ये होता है एरिया। ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा -2 to 1 एक्स क्यूब dx। अब समस्या ये है कि x इज इक्वल टू 0 पर ये कर्व जो है ब्रेक हो जाएगा और हमें ब्रेक करना होगा। कैसे करेंगे, ठीक है, -2 to 0 एक्स क्यूब dx प्लस 0 to 1 एक्स क्यूब dx। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 4/4 और लिमिट्स हो जाएंगी -2 to 0। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x की पावर 4/4 और लिमिट हो जाएंगी 0 to 1। अप्लाई करते हैं, हम क्या पाएंगे, इसमें एक मॉड तो लगा रहेगा, 0 पर 0 हो जाएगा और -2 पुट करने पे हम पाएंगे माइनस का 16/4 प्लस ये 1/4। ठीक है, और ये मॉड होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 16/4 प्लस 1/4 डेट इज 17/4। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका 17/4, डेट इज ऑप्शन नंबर डी, 17/4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ट्रिक यही है कि आपको कर्व जो है तोड़ना है -2 to 0 और 0 to 1 पर, और साथ ही साथ एक चीज पता होना चाहिए कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर आगे ख़त्म होते हैं। आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारे पास एक क्राइटेरिया पूरा करना है, तो वो आपकी हेल्प के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, पसंद आया हो, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।